जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ द्वारा उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डॉक्टर पवन सचान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में टीईटी की तैयारी हेतु निःशुल्क कक्षाओं एवं विषय संबंधित वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। यह सभी डीएलएड एवं बीएड अभ्यर्थियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक होगा। मैं अदिति श्रीवास्तव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षण विधिया के अंतर्गत समावेशी शिक्षा पर वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय समावेशी शिक्षा है, जो कि टीईटी के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षण विधिया के अंतर्गत आता है। आइए शुरू करते हैं समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास अनेक रूपों में विविधता हमें दिखती है। समाज की यही विविधता हमें विद्यालय में और कक्षाओं में भी देखने को मिलती है। एस.के. दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो छात्रों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान करती है। अन्य शब्दों में, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य सभी छात्रों की शिक्षा से है, जहां सभी छात्र सीखने की प्रक्रिया में समान रूप से प्रतिभागी हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो ये समावेशी शिक्षा का जो ये कॉन्सेप्ट है, यह एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें हर प्रकार के छात्र उनकी योग्यता, क्षमता, उनकी शारीरिक या आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उनको शिक्षा प्रदान करती है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक या मानसिक क्षमता के अनुसार बिना भेदभाव किए सभी को सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का प्रारंभ। समावेशी शब्द का प्रचलन बढ़ा जब 1994 में सैलामांका, जो कि स्पेन नामक देश में यूनेस्को द्वारा एक विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 देशों और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन की जो ये मुख्य बात थी कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएं, रुचियां, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं। अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं एवं आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तक इसके पहले जो कक्षा में शिक्षा जिस प्रकार से होती थी, उसमें सामान्य जो छात्र हैं वो पढ़ते थे। लेकिन जैसा कि कहा गया, चूँकि हर बच्चे की अपनी अलग रुचियाँ, योग्यता या सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में इन आवश्यकताओं का, यानी जो ये विविधताएं हैं कक्षा में, उसको ध्यान में रखकर शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा इस सम्मेलन में इस बात को मुख्यतः रखा गया था। शिक्षा में यही परिवर्तन समावेशित शिक्षा के रूप में प्रचलित हुआ। यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा की मूल अवधारणा, शिक्षा का अधिकार मूल मानव अधिकार है, यानी द राइट टू एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों से संबंधित है, विशेषकर जो पारंपरिक रूप से शैक्षिक अवसरों से वंचित हैं, जैसे विशेष आवश्यकता वाले तथा निःशक्त अधिगमकर्ता, जाति, भाषाई व अन्य रूप से अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे। टेट में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि समावेशी जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है? क्या सिर्फ विशिष्ट बच्चों से, या फिर सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से, या अपवंचित वर्गों से? तो देखा जाए तो ये सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के शिक्षार्थियों से संबंधित है। और यूनेस्को में इस बात को और जो है क्लियर करके बात लिखी हुई है कि किस तरह से इसमें लर्निंग जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, या जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, या अल्पसंख्यक, या हम कह लें कि जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। आइए देखते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो मूल रूप से किस पर आधारित है। इसके अनुसार सभी मानव जो हैं वो समान हैं, बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप से
सभी को समान अवसर एवं अधिकार प्राप्त हैं और शिक्षा सभी का मूल अधिकार है। ये बात RTE 2009 में भी कही गई है कि एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तो और ये जो समाज में व्याप्त विभिन्नताएं हैं और विशिष्टताएं हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। बच्चे जो साथ में जीते हैं, साथ में रहकर सीखते हैं। चिल्ड्रन हु लिव टुगेदर लर्न टुगेदर। विद्यालय का छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन, यानी जो भी यथोचित सामग्री या संसाधन उपलब्ध कराना। जो शिक्षक हैं वो इस प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग करें जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो सबके साथ मिलकर पढ़ सकें। प्रत्येक बच्चे को अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे, चयन करे और जिम्मेदारी ले, दूसरों के साथ सहभागिता एवं अंतर्क्रिया करे। और समावेशी शिक्षा में सभी वर्गों, परिवार तथा समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। अब आगे देखते हैं कि समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। निःशक्त बच्चों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वो पढ़ाई में ना पिछड़ें। विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाता है, उन्हें कम प्रतिबंधित और ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है जिससे वे यथासंभव अन्य बच्चों के समान जीवन यापन कर सकें। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, ये हर तरह के जो वर्ग के बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाने का विरोधी है। इससे पहले जो विशेष विद्यालयों या स्पेशल स्कूल्स की बात होती थी, समावेशी जो ये शिक्षा प्रणाली है इसको स्वीकार नहीं करती है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना मान्य नहीं है। सभी को शैक्षिक गतिविधियों में बराबरी से भाग लेने का अधिकार है। यानी किसी भी चीज़, किसी भी उसके आधार पर एक्सक्लूड करना या अलग करना या आइसोलेट करना, यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें सभी को इंक्लूड करने की बात होती है, इसीलिए इसे इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहा जाता है। अब देखते हैं ये जो ये एजुकेशनल प्लेसमेंट है, यानी कि जो ये निःशक्त बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सिस्टम में रखा गया, कहाँ बहिष्करण से समावेशन तक इसकी यात्रा। आपको स्लाइड में कुछ चित्र दिख रहे होंगे। इस चित्र से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि जो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे हैं, पहले चित्र में अगर हम देखें तो किस प्रकार से उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया था। उन्हें बिल्कुल समाज से अलग रखा जाता था, उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। दूसरे चित्र में अगर आप देखें तो उसमें बात आती है पृथक्करण या सेग्रीगेशन की, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की जाती थी स्पेशल स्कूल्स में। फिर बात आई समेकन या इंटीग्रेशन की। एक ही विद्यालय के अंदर सभी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग से कक्षाओं का आयोजन किया जाता था। और अब जो बात आती है समावेशन की, जैसा हमने कहा कि जो ये समावेशी शिक्षा है वो इन बच्चों को अलग पढ़ाने के बिल्कुल विरोधी है। तो समावेशन में सभी बच्चे साथ में मिलजुल कर एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं विविधता एवं समावेशन की। समाज में जो ये व्याप्त विविधता है वो हमें अनेक रूपों में देखने को मिलती है। विविधताओं की समझ ज़रूरी है क्योंकि यह समावेशन से जुड़ा है। विविधताएं हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं: सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई रूप में, धार्मिक एवं जातीय, लैंगिक या जेंडर के रूप में, निःशक्तता एवं विशिष्टता। पहली है सामाजिक सांस्कृतिक। भारत में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया है। बहुत सारे यहाँ पे लोगों के अपने रीति रिवाज हैं, धार्मिक आस्थाएं, प्रथाएं, सबके अलग अलग विश्वास हैं, सबकी भाषा अलग है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो ये सांस्कृतिक विविधता है वो बहुत ज़्यादा व्याप्त है। दूसरा आधार है आर्थिक। यहाँ पे अनेक सामाजिक वर्ग हैं, भिन्न स्तर, यानी जो हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मुख्यतः 3 प्रकार का वर्ग है: एक हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास।
तो अगर हम देखें तो सभी को शिक्षा के समान या बराबर अवसर नहीं मिल पाते, जैसे कि बाल श्रमिक या काम करने वाले या सड़क पर रहने वाले बच्चे, उनको जो है शिक्षा का अधिकार प्राप्त या कह लें शिक्षा का अवसर, उनको उचित अवसर शिक्षा के प्राप्त नहीं हो पाते। तीसरा है भाषाई आधार पर विविधता। भारत एक बहुभाषी देश है, अनेक भाषा और बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। जैसे प्रवासी लोगों के जो बच्चे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या माइग्रेट होते हैं, उनकी भाषा जो है वो बदलती है, तो नई कक्षा में उनकी भाषा को स्वीकार्यता मिलना वह एक उनके सामने एक मुद्दा या सामने आता है। पढ़ने लिखने में उन्हें कठिनाइयाँ आती हैं, इसीलिए समावेशन की बात की जाती है ताकि अलग अलग रूप में अलग अलग जो पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं उन सबको साथ में लेकर पढ़ना और आगे बढ़ना। अगला विविधता है धार्मिक और जातीय स्तर पर। भारत में अनेक धर्म और जातियां हैं, सबके अपने विचार विश्वास, हम कह लें जो सबकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन सभी वर्ग के बच्चों को कक्षा में समायोजित करना आवश्यक है। अगला है लैंगिक या जेंडर। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। प्राकृतिक रूप से 3 महिला, पुरुष और उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर एक कैटेगरी होती है, पर इन सब के प्रति समाज का दृष्टिकोण बहुत भिन्न है। महिलाओं को, पुरुषों को या जो ट्रांसजेंडर्स हैं सबको अलग अलग अवसर और सबकी भूमिकाएं भी अलग अलग हैं, जिसका कि शिक्षा पर असर देखने को मिलता है। अक्सर बालिकाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और उनको शिक्षा के उतने अवसर नहीं मिल पाते। अगला है निःशक्तता एवं विशिष्टता। किसी सामाजिक समूह में निःशक्तता और क्षमताएं भी देखने को मिलती हैं। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां होती हैं, बीमारियां होती हैं। आइए अब आगे देखते हैं ये जो निःशक्तता और विशिष्टता है वह किन किन रूपों में देखने को मिलती है। इसे हम मुख्यतः 3 भाग में बांट सकते हैं, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से एवं सामाजिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से पहला है दृष्टि निःशक्तता या विजुअल इम्पेयरमेंट। इसे दृष्टि बाधिता भी कहते हैं। तो किसी भी बच्चे में किसी भी प्रकार का विजन लॉस, यानी कि या तो वो बच्चा पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो या पार्शियल विजन लॉस हो, आंशिक रूप से, और ये जो लॉस है विजन में, देखने में, यह नॉर्मल जो ग्लासेस या चश्मे हैं या कॉन्टैक्ट लेंस से जो ठीक नहीं हो पाती। तो जो बच्चे ब्लाइंड हैं या आंशिक रूप से जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चों को लिखना, पढ़ना, चलना और सामाजिकरण में कठिनाइयाँ आती हैं। उनकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं, जैसे कि कुछ मेडिकल या चिकित्सीय और कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं। उन्हें अलग अलग सहायक सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है गत्यात्मक निःशक्तता यानी लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। इसे अस्थि बाधिता भी कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो अस्थियां हैं, अस्थियों के जोड़ या शरीर में जब मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं करती, तो इससे चलने फिरने में या उस अंग को हिलाने डुलाने में उसकी गतिविधि जो है वो बाधित होती है। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो गत्यात्मक रूप से निःशक्त उनको कहा जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे की हड्डियां किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई या बच्चे को पोलियो हो गया, तो शारीरिक दृष्टि से भी जो बच्चे अलग हैं उन सब की अलग आवश्यकताएं हैं। उनके लिए अलग प्रकार से कुछ सहायक सामग्रियां भी जो हैं वो दी जाती हैं। तीसरा वर्ग है हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण निःशक्तता या श्रवण बाधिता। तो आवाज़ सुनने में जब कोई बच्चा अक्षम होता है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तब हम कहते हैं कि बच्चे में श्रवण बाधिता पाई जाती है। ऐसे बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं जहाँ साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उन्हें सुनने के लिए हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। चौथा है वाक निःशक्तता, स्पीच इम्पेयर्ड या वाणी बाधिता। ऐसे बच्चों को बोलने में, उच्चारण में, जैसे कि बच्चों का हकलाना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। अगला आधार है बौद्धिक दृष्टि से। पहला है बौद्धिक निःशक्तता
इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या मानसिक मंदता, इसे कभी कभी मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता है, हालांकि अब ये शब्द उतना प्रचलन में नहीं है। जब किसी बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है वो औसत से कम होती है, यानी जो ये बुद्धि लब्धि है उसका जो IQ स्कोर 70 से नीचे होता है, तब हम कहते हैं कि वो बच्चा बौद्धिक रूप से निःशक्त है। उसका व्यवहार अलग होता है, सामाजिक, शैक्षिक और जो ये जीवन कौशल हैं, जो प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं, कहीं ना कहीं उन सब में जो है वो कमी रह जाती है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा बौद्धिक रूप से निःशक्त हो सकता है। अगला है अधिगम निःशक्तता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। इसे अधिगम असमर्थता भी कह सकते हैं। पढ़ने लिखने में, गणित में, कैलकुलेशन में या भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ बच्चों के सामने आती हैं, जिसके अंतर्गत डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, आगे इसके बारे में आगे किन्हीं वीडियो में चर्चा की जाएगी, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी से भी टेट में कई जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली कैटेगरी है प्रतिभाशाली बच्चे या गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होती है। उनका IQ 120 से अधिक होता है। फिर है सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनशील जो बालक हैं वो चीज़ों को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। कुछ उनके अंदर नयापन, अनूठा, कुछ अलग से सोचने की जो क्षमता ऐसे बच्चों में होती है। आखिरी है सामाजिक दृष्टि से। तो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भी कुछ बच्चे हैं जैसे कि समस्यात्मक बालक या प्रॉब्लम चिल्ड्रन। जो बालक इस श्रेणी में आते हैं उनके साथ कुछ व्यवहारात्मक समस्याएं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, या कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं। तो ऐसे बच्चों को घर में, स्कूल में, क्लासरूम्स में एडजस्टमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और आखिरी बिंदु है बाल अपराधी। ऐसे बच्चे भी हैं जो समाज के नियम, कायदे या कानून को तोड़ते हैं। सामाजिक मानकों से हटकर उनका आचरण या व्यवहार देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें ये जो विविधता और समावेशन है, अलग अलग जिसको हम अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत हमने समझा है, और ये जो निःशक्तता और विशिष्टता, उसको भी शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक दृष्टि से समझा जा सकता है। अगला एक बिंदु है विकलांगों यानी दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। भारत सरकार ने विकलांगों या दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग स्थानों पर कुछ राष्ट्रीय संस्थान बनाए हैं, जिन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर द हैंडीकैप्ड या दिव्यांगजन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के अनुसार अलग अलग संस्थान हैं। जैसे विजुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, जिसे कि पहले NIVH या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहते थे, यह देहरादून में स्थित है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, यानी जो बौद्धिक रूप से अक्षम जो लोग हैं। इसे पहले NIMH या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड कहते थे, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है। अगला है अली यावर युंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, जो कि मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, यानी जो गत्यात्मक अक्षमताएं हैं, जिसे पहले NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कहते थे, यह कोलकाता में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ चेन्नई में है। और स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च ओलतपुर, कटक, उड़ीसा में स्थित हैं। पूरे विश्व में और भारत में भी समय समय पर अनेकों ऐसे पॉलिसीज़ आई हैं, ऐसे एक्ट्स जो हैं वो पारित हुए हैं विकलांग जनों के लिए या दिव्यांग जनों के लिए, जिससे कि उनके पुनर्वास में, उनकी शिक्षा में सहायता मिले। यह एक अलग विषय है और इन पॉलिसीज़ और एक्ट्स के बारे में आगे किसी वीडियो में चर्चा की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो के लिए या इस जो ये विषय है बाल विकास का, इसके लिए कुछ पुस्तकें आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की 2 पुस्तकें हैं,
इनके जो राइटर्स हैं SK मंगल और अरुण कुमार सिंह। शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा मालती सारस्वत। समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श डॉक्टर RC सक्सेना एवं डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी। और आप लोग यूपी टेट से संबंधित प्रैक्टिस जो सेट्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस विषय को मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। TET की तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।